गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक में हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। तो सबसे पहले उसके कुछ अच्छे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है तो पोटेशियम आयोडाइड का एसीटोन के साथ रिएक्शन होने वाला है और दिया भी हुआ है SN2 रिएक्शन, तो उसका रेट का ऑर्डर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलती किया था। जिस साल ये क्वेश्चन आया था, ये 2013 का क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया था। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है SN2, फिर 2 डिग्री, फिर ग्रेटर ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो बहुत बच्चों ने जिस ऑप्शन में P सबसे ज्यादा है उसको मार्क करके आ गए थे। देखो, इसलिए A और C दोनों में P सबसे ज्यादा दिया हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, SN2 का अगर आपको मैकेनिज्म पता होगा तो उसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। और जो माइनस आई ग्रुप है, क्या है? माइनस आई ग्रुप, वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर देता है। तो है क्या कि जो एस ऑप्शन है उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो SN2 में, क्योंकि जो आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो माइनस आई ग्रुप है। क्या है? माइनस आई ग्रुप। तो माइनस आई ग्रुप ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर देता है। और ये है भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री भी है, माइनस आई भी है, जिसके चलते इसका SN2 का रेट सबसे ज्यादा हुआ। तो एक चीज ध्यान रखना, 1 डिग्री का 1 डिग्री RX होगा तो SN2 का रेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर किसी में माइनस आई लग गया तो उसका रेट और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ब्लाइंडली मिथाइल हैलाइड को मत टिक कर दीजिएगा। देखिएगा कि कोई ऑप्शन में माइनस आई ग्रुप तो नहीं लगा है। तो इस एस किस में है? एक ही में है, बी में है ना। जिसको ये पॉइंट पता है ऐसे ही कर दिया टिक, बाकी का जरूरत नहीं पड़ा। वैसे एक चीज और बता रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेई मेंस में भी आ सकता है। ये है आपको एलाइल हैलाइड, है ना। ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ध्यान रखिएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का जो रेट है SN2 का, वो इसका एलाइल क्लोराइड का, किसका? जो ये है R है, उसका रेट Q से ज्यादा है। रीजन है, एक तो ये 1 डिग्री है, ये क्या है? 1 डिग्री। ये क्या है? 2 डिग्री। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा है, ट्रांजिशन स्टेट में इसके रेजिडेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? रेजिडेंस। तो उसके चलते ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा, R का रेट ऑफ SN2 Q से ज्यादा होता है, क्योंकि R के ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो सकता है? रेजोनेंस। तो वो तो खैर इसलिए बता दिए कि अगर ये केवल यही दो दिया रहे और ये दोनों नहीं दिया रहे तब क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक रीजन है कि R आपको है 1 डिग्री, 1 डिग्री का SN2 का रेट ज्यादा होता है, और दूसरा रीजन है R के ट्रांजिशन स्टेट में रेजोनेंस के चलते स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, आप पढ़े होंगे कि SN1 SN2 डिटरमाइन करने के लिए हम सॉल्वेंट देखते हैं। SN1 में होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 में होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एरो पे दिया है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर, ये है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और ये एक बहुत फेमस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा? SN2। क्या होगा? SN2। और देखो, ये जो कार्बन है ये कायरल है। क्या है? कायरल। तो SN2 होगा, कायरल कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? इन्वर्सन। क्या हो जाता है? इन्वर्सन। तो ब्रोमीन यहां पर वेज पे है। किस पे है? वेज पे। और ये न्यूक्लियोफाइल है PHS माइनस। न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और इन्वर्सन होने के बाद वो डैश पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? डैश पे। तो इंपॉर्टेंट था सॉल्वेंट इसमें। ये जो सॉल्वेंट है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, वो पोलर एप्रोटिक है, जिसके प्रेजेंस में SN2 होता है। और SN2 में अगर कार्बन काइरल रहे जिस पे अटैक होने वाला है न्यूक्लियोफाइल का, तो इन्वर्सन हो जाता है। तो यहां पे हेलोजन है वेज पे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल किस पे आ जाएगा? डैश पे। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल करेक्ट है
है ना, SN1 SN2 का मल्टीपल करके लिखते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि SN1 SN2 से बहुत क्वेश्चन आते हैं हैलोजेन्स चैप्टर से। तो 4 कंपाउंड दिया है, चारों के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहा है। चलो चेक करते हैं ऑप्शन हर एक। 1 and 2 follows SN1 mechanism, 1 and 3 follow, सॉरी हाँ सही है, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है, ये बेंजाइलिक कार्बोकटायन है, दोनों स्टेबल होगा, सही हो सकता है। बी 1 and 2 follows SN2 mechanism, ये भी सही है, 1 डिग्री है ना, 1 and 2 दोनों क्या है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री SN2 भी फॉलो कर सकता है, ये भी सही है। सी कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बिल्कुल सही है, ये कार्बन काइरल है और कार्बन काइरल है और 2 डिग्री है, क्या है 2 डिग्री, तो आप पढ़े हो 2 डिग्री RX SN1 भी जा सकता है और SN2 भी आ सकता है। तो 2 डिग्री RX है, कार्बन काइरल है, तो SN2 जा सकता है, SN2 जा सकता है, तो इन्वर्सन हो सकता है, तो सी भी सही है। डी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1, 3 and 4 इज 4, 1, 3, 4, 1, 3, नहीं ये गड़बड़ है, ये ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया है 3 डिग्री कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी बेंजाइलिक कार्बोकटाइन से ज्यादा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 3 डिग्री कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी बेंजाइलिक कार्बोकटाइन से ज्यादा होता है, तो बेंजाइलिक कार्बोकटाइन से ज्यादा होता है स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियस है SN1 में रेट 3 डिग्री वाले का ज्यादा होगा, यानी कि 3 का रिएक्टिविटी 1 से ज्यादा होगा, तो डी गलत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग सोचते हैं कि रेजोनेंस है तो ऑब्वियस है 1 का ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी बेंजाइलिक कार्बोकटाइन से ज्यादा होता है, तो जब कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है तो SN1 का रेट भी ज्यादा होगा, तो 3 का SN1 का रेट 1 से ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन ES का क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है देखिए, अगर आयोडीन है यहां पर तो मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, आपको पता होगा ये पढ़े, थोड़ा सा फेनॉल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको याद होगा फेनॉल में ट्राइब्रोमिनेशन होता था क्योंकि OH का एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। अगर ब्रोमीन है तो 2 बार हो रहा है, 2 जगह, और क्लोरीन है तो 3 जगह हो रहा है, इसका मतलब साफ साफ है, आपको पता है आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है और क्लोरीन का साइज काफी छोटा होता है, तो आयोडीन एक ही बार कर रहा है, यानी कि आयोडीन का साइज फैक्टर का रोल है ना, आयोडीन के साइज के चलते स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, जिसके चलते आयोडीन 3 जगह लग नहीं पा रहा है। तो अब देखो रिएक्टिविटी का, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हैलोजन, बिल्कुल सही है, लग रहा है ना स्टेरिक इफेक्ट, हैलोजन का स्टेरिक इफेक्ट एक फैक्टर है। फिर देखिए स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, बिल्कुल सही है, ये भी तो स्टेरिक हिंड्रेंस करता है, तो इसका भी रोल है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फेनोलिक ग्रुप, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट फेनॉल का नहीं होता तो क्लोरीन का ट्राइब्रोमिनेशन नहीं हो पाता, क्लोरीन का भी मोनो ही होता है ना, तो फिर OH बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप है, ये भी फैक्टर प्ले कर रहा है। और डी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल, ये नहीं है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े भी होंगे, मिथाइल ग्रुप जो होता है प्लस M होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसके पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन, क्या है अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन अगर तुम तीनों हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दो तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो प्लस M नहीं होगा, तो ध्यान रखना टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप का प्लस M नेग्लेजिबल है, क्या है नेग्लेजिबल, ठीक है ना, क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कंसीडर हम नहीं करते, मतलब टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप का मेसोमेरिक इफेक्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। अगर मिथाइल होता तो हम कंसीडर करते, क्योंकि मिथाइल में अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन टर्ट ब्यूटाइल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो अल्फा हाइड्रोजन ऐसे सोचो, ये बेंजीन से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, ये बेंजीन से अटैच्ड है, समझ रहे हैं आप लोग, तो अल्फा कार्बन, ये कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन हो गया है ना, तो ये बीटा कार्बन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो फिर
चलिए और कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको बहुत बड़ा दिया है। रेसमाइजेशन मतलब रेशमी मिक्सचर बन रहा है, यानी कि SN1 है ना। SN1 में इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकटाइन। ऐसे ही खत्म हो गया है ना। रेसमाइजेशन मतलब रेसिंग मिक्सचर बन रहा है, और रेसिंग मिक्सचर SN1 में होता है, और SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन होता है। नेक्स्ट नाइन्थ। नाइन्थ ही बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो। चलो देखो देखो, बीटा एलिमिनेशन होगा ना, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा? E2 एलिमिनेशन क्या होगा? E2 एलिमिनेशन, तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो बीटा हाइड्रोजन उस साइड से रिमूव होगा ना जिस साइड से, सोच लो, डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा। किस में जाएगा? रेजोनेंस में। ठीक है ना, है ना। इस चीज को ध्यान रखना। आपको बताए हैं कि सेटजीफ रूल फॉलो नहीं होता है अगर प्रोडक्ट रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो, बताए थे ना। उसमें हॉफमैन्स रूल देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? हॉफमैन्स रूल। क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेजोनेंस। क्या होता है? उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो अगर प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो हम अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट बोलिए। 10th। टेंथ में क्या दिक्कत है? ये भी अल्कोहलिक एच की तरह है ना। तो यहां सेटजीफ रूल लगेगा ना भाई। क्या लगेगा? सेटजीफ रूल। तो देखो, और यहां से डबल बॉन्ड आएगा ना, 1 हेक्सिन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 2 हेक्सिन, क्योंकि सेटजीफ रूल क्या बोलता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना। याद है सबको ना। हम 2 हेक्सिन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, 1 हेक्सिन में अल्फा हाइड्रोजन कम होगा। और जब 2 हेक्सिन बन रहा है, आप देख सकते हो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ना, तो सीस और ट्रांस दोनों होगा, है ना। E2 एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो यहां स्ट्रेटजी फुल फॉलो होगा, मतलब बीटा हाइड्रोजन वहां से रिमूव करेगा जहां से अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। और 2 हेक्सिन है तो सीस ट्रांस दोनों शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सेटजीफ रूल क्या होता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट बोलिए। 10th के बाद नेक्स्ट, 10th के बाद नेक्स्ट 21। बीच में कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो 21 देखते हैं। हाँ 21 देखिए, 21 अच्छा है, ध्यान से देखो। एक्वस सॉल्वेंट है ना, क्या है? एक्वस सॉल्वेंट। अब देखो NaCN है ना, और NaOCN है, तो होता क्या है? होगा क्या? देखो, एक्वस सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट में बताओ, फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल में कौन सा एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा? नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा चुका है, मतलब वो डोनेशन के लिए अवेलेबल, तो कौन अटैक करेगा? S माइनस। क्लियर। सेकेंड वाले में बताओ, ये तो आपको पता है कौन सा एटम जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर ऑक्सीजन चला गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो कौन अटैक करेगा? क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक्वस सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया, मतलब वो उतने अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट दूसरों को नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर चार्ज न्यूक्लियोफाइल है ना और सॉल्वेंट वाटर टाइप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करना। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। 25। 25 देख लो। लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करते हैं, जो अनायन बनता है उसके स्टेबिलिटी से, अनायन बनता है उसके स्टेबिलिटी से।
और जो फोर्थ है ये हाईली स्टेबल है, क्या है, इसको कहते हैं ट्रिफलेट आयन। क्या कहते हैं, नाम याद रखना, ये सुपर लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, सुपर लिविंग ग्रुप, क्योंकि हाईली स्टेबल होता है। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, CF3 स्टेबलाइज कर देगा ना इनको, और रेजोनेंस से भी स्टेबल है ना। आप पढ़े ना, माइनस आई या माइनस एम ग्रुप अनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा। तो फोर्थ होगा बेस्ट लिविंग ग्रुप, कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ एक ऑप्शन में है ना। बाकी सभी वही ऑर्डर होगा, समझ गए। तो इस चीज को ध्यान रखना। और एक ऐसा भी ट्रिक है याद रखना, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्टेबल होता है तो वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। इसको भी नोट कर सकते हो, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड आर स्टेबल सो दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। HI देख लो, HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, I माइनस। तो I माइनस आपको पता है गुड लिविंग ग्रुप होता है ना। conjugate base of a strong acid are stable so they are good living group। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। 30। हाँ भाई, E2 एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन होता है ना, एंटी पेरिप्लेनर ना, तो स्टीरियो स्पेसिफिक वही हो गया। E2 एलिमिनेशन हमेशा क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन। क्या होता है, एंटी पेरिप्लेनर, इसीलिए स्टीरियो स्पेसिफिक मेंशन हुआ है, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन फॉलो करता है। अब क्लियर है, हो जाएगा, बता देना। 30 में देख लो, 30 है E2 एलिमिनेशन, और E2 एलिमिनेशन होता है एंटी पेरिप्लेनर, है ना। एंटी पेरिप्लेनर हो गया, मतलब ये एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन फॉलो करता है, यानी कि ये हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक। और दिया भी हुआ रीजन में कि एंटी पोजीशन से अप्रोच करता है बीटा कार्बन पे। चलो नेक्स्ट बोलो। सेकंड, एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, सुनो ना, एक मिनट। जब भी इस तरह के कंपाउंड का E2 एलिमिनेशन हो, क्या हो, तो एक्स और वाई सेम साइड जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक्स और वाई सेम साइड जाएगा, और एंटी एलिमिनेशन है ना, तो ब्रोमीन का अपोजिट साइड से जाएगा ना भाई, खत्म हो गया। इसको ध्यान रखना हमेशा कि जब भी इस तरह का कंपाउंड E2 एलिमिनेशन हो तो एक्स और वाई सेम साइड हो, प्रोवाइडेड ग्रुप इस पे रहे, लिविंग ग्रुप इस इधर रहे, है ना, वो तो देख लेना, ठीक है ना, हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना ना, क्लियर। नेक्स्ट बोलो। थर्ड तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो देखो। देखो दो ब्रोमीन आ रहा है और एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, एंटी एडिशन, सॉरी, ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ना ब्रोमीन ऐड हो रहा है। अच्छा बोलोगे डी, तो डी में तो H2SO4 ना है, वो तो डिहाइड्रेशन करता है। H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेशन, तो उसके लिए अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए ना। यहां पे क्या है, हेलो अल्केन, ये क्या है, तो हेलो अल्केन का अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए हमको आरओ माइनस चाहिए। क्या चाहिए, आरओ माइनस। हमको कॉन्क H2SO4 नहीं चाहिए, वो अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करेगा, हेलो अल्केन का कुछ होने वाला नहीं है। और बाकी तो पता है ब्रोमिनेशन से ही एंटी जाएगा Br, है ना, क्लियर। नेक्स्ट बोलो, 8th। एट्थ में क्या दिख रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक चीज याद रखना,
हाइड्रोलिसिस हो चाहे सॉल्वोलिसिस हो, वो हमेशा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये याद रखना। सॉल्वोलिसिस या हाइड्रोलिसिस, ये हमेशा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN1 मतलब कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे, है ना। अब देख लो थर्ड ऑप्शन में जो कार्बोकटाइन बनेगा वो एंटी एरोमेटिक होगा, बोलो। थर्ड में जो कार्बोकटाइन बनेगा वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, है ना। एंटी एरोमेटिक होगा ना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो एंटी एरोमेटिक मतलब हाईली अनस्टेबल, यानी कि ये SN1 बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेगा। तो थर्ड लिस्ट है, तो किसमें थर्ड लिस्ट है, सिर्फ एक ऑप्शन में लिस्ट है, बाकी देख लोगे ना भाई, है ना। हमेशा इस तरह क्वेश्चन में मोस्ट और लिस्ट देखा करना कि सबसे ज्यादा कौन होगा सबसे कम कौन होगा, और उसके बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट कर देना। क्लियर। नेक्स्ट बोलिए। नाइन्थ भी वही है भाई, नाइन्थ में क्या दिक्कत है, नाइन्थ तो वही कट कॉपी पेस्ट है। नाइन्थ में भी सेकंड देख लो, सेकंड ऑप्शन वही ना आ गया। सेकंड ऑप्शन का जो कार्बोकटाइन बनेगा वो एंटी एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक का मतलब कार्बोकटाइन हाईली अनस्टेबल, तो सेकंड लिस्ट किसमें है भाई, खत्म हो गया ये भी, है ना। और जो थर्ड ऑप्शन है वो भी बता देते हैं, उसमें कार्बोकटाइन एरोमेटिक है, क्या है, देखो कैसे है, देखो कैसे, कार्बो कंफ्यूजन है, तो समझ में आ रहा है ना। 4n + 2 पाई हो जाएगा ना, बोलो। तो थर्ड का मैक्सिमम खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलिए। ट्वेल्थ भी वही कहानी है भाई, सब एक ही तरह क्वेश्चन है, बार बार मिस्टेक कर रहे हो। ट्वेल्थ भी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखो, तो देखो जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें कार्बोकटाइन बनेगा वो दोनों साइड से रेजोनेंस में जा रहा है, बेंजीन से भी राइट साइड में भी, तो फोर्थ मैक्सिमम होगा। और जो फर्स्ट और जो थर्ड है, थर्ड कंपाउंड है, उसमें विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर ना हो गया, ये आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हैलोजन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटता। तो पढ़े ना हो कि विनाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का रेट ऑफ SN1 या SN2 बहुत कम होता है, तो ये जो कार्बोकटाइन बनेगा वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। तो थर्ड, तो अब वो क्या हो गया, थर्ड का लीस्ट हो जाएगा, बाकी बचा फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड में जो कार्बोकटाइन बनेगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, है ना। क्लियर हो गया। तो फोर्थ में कार्बोकटाइन दोनों साइड रेजोनेंस में, सेकंड में कार्बोकटाइन एक साइड रेजोनेंस में, तो ऑब्वियस है फोर्थ का SN1 ज्यादा होगा, सेकंड का SN1 थोड़ा कम होगा। फर्स्ट का कार्बोकटाइन में रेजोनेंस नहीं होगा, और थर्ड का तो कार्बोकटाइन बनने में ही बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो थर्ड लिस्ट है। क्लियर। शिफ्टिंग के पहले देखते हैं भाई, शिफ्टिंग बाद का चीज है, जो ओरिजिनल कार्बोकटाइन है उसको देखते हैं। हाँ भाई, किसी को क्वेश्चन में डाउट, बीच में जो क्वेश्चन हो मिस हो गया हो। पार्ट 1 का 8th क्वेश्चन। बीटा एलिमिनेशन में स्ट्रॉन्ग बेस, तो भाई एक चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यही गलती तुम कर दी, हमको डर था। एक चीज ध्यान रखना, ये हम लिख ही देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। SN1 में रेट होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। SN2 में रेट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। लेकिन चाहे E1 हो या E2 हो, हम क्लास में साफ साफ लिखवाए थे, सेम सीक्वेंस फॉलो करता है, ये याद रखना, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। चाहे E1 हो चाहे E2 हो, 3 डिग्री का रेट ज्यादा होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का रेट होता है 1 डिग्री से, क्योंकि E2 में क्या फॉलो करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किनिज्म है जब प्रोडक्ट ना, तो 3 डिग्री में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा ना। और बोलिए क्वेश्चन कौन सा ना, अगर एरोमेटिक बने तो ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन, ठीक है। एरोमेटिक कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन, ये ध्यान रखना, एरोमेटिक कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन। समझ में आया? एरोमेटिक कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन। और बोलिए, किसी का और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उसको अच्छे से रिवाइज करके आ जाइएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।